को कुछ नहीं था, मेहमान आए थे, बकरे का मटन कहने खिलाने की उसकी ताकत नहीं थी। उसने बोला आदिवासी तो आदिवासी है, सुअर भी खाता है, गाय भी खाता है, आदमी को भी खा सकता है। आदिवासी जंगल के लोग हैं। उसके थैली में मिल गया 4-5 किलो गोश्त, उसको इतना बेरहमी से मारे, उसका वीडियो बनाए। मैं भी गया था उस मोर्चे में, बहुत दुख हुआ कि खाने के लिए मारा जाता है आदमी को, आदिवासियों को मारा जा रहा है। फिर मैंने एक सवाल रखा हुआ, मैं सबसे पूछता हूं ये सवाल, ये भगवान रेंगा कोरकू का तर्क है, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे भगवान रेंगा कोरकू का सवाल है। अब अगर हम गाय को मां बोलते हैं अपनी, ठीक है, गाय को नहीं काटना चाहिए, ये बात सही बात है, मां बोलते हैं, अपनी मां के दूध का सौदा करना चाहिए क्या? अपनी मां के दूध का घी बनाना चाहिए क्या? अपनी मां के दूध का पनीर बेचना चाहिए क्या? और उसका मार्केट में सौदा करेंगे? है किसी में हिम्मत कि अपनी मां का दूध बेचे? ऐसा भी एक तर्क सामने आता है। ऐसे कई आदिवासियों के गांव है जहां दूध की चाय नहीं पीते हैं, अपने बच्चों को गाय का दूध भी नहीं देते हैं। आदिवासी लोग 2 साल के नीचे का बकरा काटते नहीं है क्योंककि उसको जीने देते हैं। आदिवासी लोग झड़ती करके खाते हैं। झड़ती का मतलब है उसकी बॉडी परमिट कर रही है क्या? ये साइंस है। ये कहां से आया है? किसने लाया है? कौन से बाबा ने लाया? तुमको आते हैं रामदेव बाबा वाले लोग, ये खाओ, ये वाला वो करो, पेट अंदर करो। आदिवासियों के बीच में मैंने अभी आते आते देखा, वहां पे काय का कैंप लगा था, वहां अभी बोर्ड देखा मैंने, ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, जहां लोगों को खाने को नहीं है वहां रक्त देने की बात कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा रुका, ठाकुर दादा 20 मिनट लेट हुआ, मैं थोड़ा रुका और उनसे पूछा कि भैया ये रक्तदान का मतलब क्या है? अरे मैं तुम्हारा वीडियो देखा हूं सतीश बाबू, तुम वही दाढ़ी वाले हैं। मैंने बोला वही हूं। मैंने बोला मामला क्या है? यहाँ तो साला अपने लोगों को खाने को नहीं है, खून कैसे दे रहे भाऊ? 800 मिल रहे, 800 रुपए मिल रहे एक बॉटल खून देने के। डॉक्टर क्या बोलता है? खाना खाएगा तो खून बढ़ेगा, लेकिन सरकार बोल रही है देखो खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ये हालत होगी तुम्हारे समाज की कि काम नहीं है तो खून बेच रहे हैं। ये आदिवासियों का खून इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। तुमको 800 रुपए देते हैं और 8000 रुपए में खून बेचा जा रहा है आदिवासियों का, क्योंकि उसकी बॉडी में रजिस्टरिंग पावर ज्यादा होता है। उस खून को ट्राइबल ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, उसका धंधा चल रहा है। आदिवासी बच्चियों की किडनी बेच रहे हैं, कोई अपनी किडनी बेच रहा है, कोई अपनी आंखें बेच रहा है। क्या चल रहा है? कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। जमीन होना तो आदिवासी की ले, लड़की होना तो आदिवासी की ले, किडनी होना तो आदिवासी की ले ले, खून लेना है तो आदिवासी का ले ले, वोट भी लेना है तो आदिवासी का ले ले। ये हालत बना दी है हमारी। हमको सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बनाया है। सब्स्टिट्यूट ह्यूमन का मतलब होता है पर्यायी मानव, दूसरों को जिंदा रखने के लिए। मजदूरी आदिवासी करता है, माल दूसरा कमाता है। जमीन आदिवासियों की है, रिजोर्ट कोई दूसरा चलाता है। जंगल आदिवासी का है, आरा मशीन किसी की है। खान आदिवासियों का है, कोयला का खदान किसी दूसरे का है, अंबानी का है, अदानी का है। तुम्हारी जमीन को बेचा जा रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी की जमीन सस्ती है। किसी पटेल भाई की, किसी ब्राह्मण भाई की रहेगी तो वो 1 करोड़ की, और आदिवासी की है तो 10 लाख। तो सरकार ने देख ली, अबे ये भी जमीन में गेहूं उगता है, वो भी जमीन में गेहूं उगता है, उससे बेहतर है कि अपन आदिवासी की जमीन पे नजर मारो। तो ये लोगों ने आदिवासी की जमीन को टारगेट कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहला कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा किया। ये सरकार ने लैंड बैंक बनाई है। पैसे का बैंक तो सुने होंगे तुमने, मनी बैंक।
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने लैंड बैंक बनाई है। किसकी जमीन है ये? मध्य प्रदेश किसका है? तुम किसकी जमीन बेच रहे हो? तो बताओ तो सही। 15 सालों में 27% जमीन आदिवासियों की खत्म हो गई है। ये 15 सालों में 8% जनसंख्या आदिवासियों की खत्म हो गई है। ये समझ में आता है कि आदिवासी रोजी रोटी के लिए ये प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गया होगा। ये समझ में आता है, मर गया होगा, कोई क्रिश्चियन बन गया होगा, कोई मुसलमान बन गया होगा, कोई हिंदू बन गया होगा। आदमी चाह सकता है इधर से उधर। जमीन कहां जाएंगी? जमीन को पैर है क्या? जमीन गायब हो गई आदिवासियों की। आदमी गायब हुआ ये समझ में आता है, अब तो आदिवासियों की जमीन भी गायब हो गई। तुम लोग सुरक्षित नहीं है। एक आदिवासी का बच्चा मरता है तो वो स्कूल से नोटिस आता है, आश्रम स्कूल बोलते हैं जिसको। आपकी तरफ क्या बोलते हैं? आदिवासी बच्चों का जो स्कूल चलता है उसको क्या बोलते हैं? छात्रावास। वो अनुसूचित जनजाति का, आदिम जाति छात्रावास। बच्चा मर गया तो 40,000 का चेक भेजते हैं तुमको। सांप काटा मर गया बच्चा तो 40,000 देती है गवर्नमेंट। तो तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत कितनी? 40,000। ईद का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है। तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत जानवरों से भी कम हो गई है, तब भी हमारा नेता कुछ नहीं बोलता है। वो मुंह में पट्टी बांध के रखता है। उसको समाज से बड़ी पार्टी लगती है, उसको समाज से डर नहीं है। हमारे लोग पार्टी की ज्यादा सेवा करते हैं, समाज की कम। पार्टी की चिंता है उनको, समाज की नहीं है। अबे किसके भरोसे है? पार्टी पहले की समाज? जम के बोलो। नेता बड़ा की समाज? मंत्री बड़ा की समाज? तो उस समाज को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या है आपके पास? एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, उसको बचपन से बताता है, बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। एक क्रिश्चियन भाई उसके बच्चे के हाथ में बाइबल देता है। उनके चर्च चलते हैं, उनके स्कूल चलते हैं, दवाखाने चलते हैं। 16-16, 20-20 साल की लड़कियां सफेद कपड़े पहन के नन बन जाती है और समाज के लिए काम करती है। आरएसएस के भाई, एक ब्राह्मण भाई आरएसएस में अपने बच्चे को ले जाता है, शाखा में लेके जाता है, उसको तैयार करता है, उसको वेद पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, और आज पूरे देश में उन्होंने राज कर लिया। वो पूरे देश में अपने करते हैं। उसको अगर आरएसएस का जज भी रहेगा तो वो चड्डी पहन के शाखा में जाता है। अपना आदमी तो अपने समाज में नहीं आता है। थोड़ा ऑफिसर बन गया तो टाई वाई पहन लेता, उसको ऐसा लगता है मेरा समाज नहीं है। इतना गद्दार, इतनी गद्दारी समाज के साथ। उसको समाज नाम की व्यवस्था समझी नहीं। जो समाज के आदमी से नमस्ते नहीं करता है, जय आदिवासी नहीं बोलता है, जय रेंगा कोर को नहीं बोलता है, शर्म आती है उसको, नमस्कार भी नहीं लेता है, अपने आदमी से नमस्कार भी नहीं करता है, और उधर जाता है पंडित जी के पैर पड़ता है। वहां पे भगवान के पास 500 का नोट डालता है, चुपके से 200 का नोट निकालता है, पंडित जी को देता है। लेकिन जब समाज का आदमी उसके घर में जाता है, भैया मेरी बच्ची बीमार है यार, थोड़ा 100 रुपए दे दे, ये समाज का कार्यक्रम है, थोड़ा 50 रुपए दे दे, तो वो तुमको बोलता है दारू नहीं पीना, पढ़ाई करो। ये 2 डायलॉग बहुत खतरनाक है। आजकल जितने ऑफिसर हैं ये डायलॉग को रट लिए इन्होंने, इनको भाषण देने लगाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चे दारू मत पियो, और तू क्या करेगा? वहां जाएगा मंदिर में। अबे इस व्यवस्था को, इस समाज को संभालने की जवाबदारी किसकी है? समाज के पढ़े लिखे लोगों की, जिनको नौकरियां लगी है, जो पढ़े लिखे, थोड़ा समझ है, ऐसे लोगों को समाज की जवाबदारी है, जिसको समाज का हेडमैन बोलते हैं। लेकिन ऐसा बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, सुबह ड्यूटी जाता है, शाम में घर में आता है, इतवार को सो जाता है, टीवी और बीवी के अलावा कोई दूसरी चीज देखता ही नहीं। बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा आदमी अपने लिए हेडमैन नहीं है, ऐसा आदमी डेडमैन है, मरा हुआ आदमी है। ये सामाजिक रूप से मरा हुआ है। ये रेंगा कोरकू की टीम का आदमी नहीं हो सकता, ये घंटा भील की टीम का नहीं हो सकता, बिरसा मुंडा की टीम का नहीं हो सकता। बिरसा मुंडा की टीम जिंदा लोगों की टीम है, आप उसी में से एक हो। आज के दिन
मेरे लिए, आपके लिए, ये आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आने वाले समय में आपको सामाजिक निर्णय लेना है। नहीं तो पता चल रहा है रेंगा कोरकू के लगते जिगर आधे उधर आधे इधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग एक जगह बैठो, समाज की व्यवस्था को समझो, समाज के लिए काम करो, ईमानदारी से अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन में दो। ये जो लड़के काम कर रहे हैं, भूखे पैसे रह के काम कर रहे हैं, ये ठाकुर दादा ये उम्र में काम कर रहा है जब बिस्तर पे लोग सोते हैं, आराम से रहते हैं, शाम में एक पैक मारते, टीवी देखते हैं, मटन खाते हैं। लेकिन ये उम्र में दौड़ रहा है, बीच में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, किसको समझा रहा है? अरे भाई बैठ रहे भाई, एक जगह बैठना भी नहीं आता अपने को, सुनना भी नहीं आता। बैठते हैं, अरे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? इसकी जगह कोई रामायण का पाठ पढ़ाते तो बिल्कुल, अबे ये तो भगवान रेंगा कोरकू का पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये तो पहला पेज है, किताब शुरू होने की है। किसी दिन बैठेंगे, लड़कों को शिविर में लाओ, ट्रेनिंग दो। ये बात समझो, बिगड़ ट्रेनिंग के कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, दिमाग का कारखाना खोलो। सब लोग समझते हैं आदिवासी क्या है रे, सोचते ही नहीं है ये आदिवासी लड़की जा रही, इसके साथ कुछ भी कर ले, इसके समाज के लोग गांडू है, इस समाज के लोग बेवकूफ है, ये सोचते नहीं। तुम्हारे को ऐसा समझे कि भैया ये आदिवासी समाज के लोगों का विचारों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी आता है अपने को समझा देता है। उस लायक बनो कि अपने समाज को खुद समझाओ। दुख तुम्हारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए। दुख हमारा है, शोषण हमारा हो रहा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए। अगर लड़ाई हमारी है तो विचारधारा भी हमारी होनी चाहिए, और विचारधारा हमारी है तो कुर्बानी भी हम ही लड़ेंगे। कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, ये नेता नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा, और तुम्हारी सोनिया गांधी नहीं आएगी। समाज की लड़ाई तो तुमको लड़ना है। अपनी सामाजिक जवाबदारी को समझो। हर आदमी एक घर के बाद में एक नेता मिल रहा है आजकल, सफेद कपड़े वाला। ये बीमारी बहुत फैल गई। थोड़ा सा कुछ किया तो उसको लगता है मैं तो विधायक ही बनूंगा, उसको लगता है मैं समाज का सैनिक नहीं बनूंगा। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता बनाओगे तो समाज के लिए जिंदगी भर काम करेगा। ये सच्चाई है। ये काम करो, ये टेम्पररी काम नहीं करना, मजबूत काम करो, चाहे महिला हो या पुरुष। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस बच्चे की मां होशियार है उस बच्चे के साथ उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन जिस बच्चे की मां बेवकूफ है वो बच्चे का भविष्य नहीं है। हम लोग उपवास करते हैं, हमारे लोग उपवास करते हैं, शिवरात्रि का उपवास करते हैं। रेंगा कोरकू बोलता था, उपवास करना है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठो, अपने बच्चों के लिए करो। मंदिर जाने के लिए तैयारी मत करो, जेल जाने की तैयारी करो अपने बाल बच्चों के लिए। अगर रेंगा कोरकू को याद करना है तो उसकी लड़ाई लड़ो, उसके रास्ते पे चलो, उसके मार्ग पे चलो। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है आज। अगर अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो तो सड़क पे उतरो, जेल जाने की भी तैयारी करो, अपने अधिकारों की बात करो, अपने क्षेत्र में करो। अरे 5वीं अनुसूची की बात तभी कर पाओगे ना जब संगठित रहोगे। जल जमीन जंगल की बात करोगे तभी जब तुम संगठित रहोगे, जब तुमको समाज समझेगा। समाज समझेगा तो सामाजिक अधिकार समझेंगे, सामाजिक अधिकार समझेगा तो जीवन समझेगा सामाजिक। जिस समाज के अधिकार नहीं होते उसका कोई जीवन नहीं होता है। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि गोंड अलग भग रहा है, भील अलग भग रहा है, कोरकू अलग भग रहा है, एक जगह नहीं आ रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी रोटी बगाड़ रहे हैं, सिर्फ छोटी सी राजनीति के खातिर अपने समाज को बांट रहे हो। अब ये काम रेंगा कोरकू ने क्यों नहीं किया रे? तू तो रेंगा कोरकू का भी बाप बन रहा है, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है, बाबा साहब का भी बाप है, महात्मा फुले का भी बाप समझ रहा है तू। ये टोपीबाज लोगों से सावधान रहो, सही में काम करना है, मिशन को चलाना है। आज मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, मैं इसके पहले मेरे को ठाकुर दादा ने लाया था। आज से 12 साल पहले मैंने निजात किया कि रेंगा कोरकू कौन है।
मेरे को 12 साल लगे रिसर्च करने के लिए। अब मैं बता सकता हूं आपको, और मेरे को कोई भी पूछे, मध्य प्रदेश नहीं, कोई भी गवर्नमेंट पूछे, मैं बता सकता हूं कि रेगा कोरकू इस देश का बाप कैसे है, उसका इतिहास क्या है, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। आने वाले समय में केवल भारत के, मध्य प्रदेश के आदिवासी रेगा कोरकू का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, विश्व के आदिवासी पढ़ेंगे। वो जगह के लिए काम करो, ईमानदार रहो, अपने समाज के साथ ईमानदार रहो। बिरसा मुंडा ने बोला था, आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। विचारों से गरीब मत बनो, सोचना शुरू करो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो। एक एक महिला कम से कम रोज 1200 से 2000 रुपए कमाना चाहिए। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हो, मामा के भरोसे नहीं, काका के भरोसे नहीं, अपने भरोसे, अपने भरोसे ये तैयारी करो। कैसे कमाएंगे 2000 रुपए रोज? अब लोग, नौकरियां नहीं है, आरक्षण नहीं है, सब खत्म हो रहा है। जिन ब्राह्मण भाइयों की बात करते थे, आज बेचारे वो भी बियर बार के सामने चौकीदारी कर रहे हैं, वो शौचालय, सार्वजनिक शौचालय संभाल रहे हैं। इन लोगों ने उनको नहीं बचाए तो तुमको क्या बचाएगा? तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ना है। अपने लोग गड्ढे खोदने का काम करते हैं, गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं मिलेगा। झाड़ू मारने का काम करते हैं, झाड़ू मारने की भी मशीन निकल गई है। बची नौकरी सिर्फ पुलिस की है। और पुलिस में कैसे अलग अलग एरिया में, बस्तर में देते हैं, गढ़चिरौली में देते हैं, ऐसी जगह गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास लोगों को पुलिस की नौकरी मिल रही है, मरने के पैसे दे रहे हैं। पुलिस की भी हालत क्या है? उसकी ये नौकरी भी बंद हो जाएगी। अभी इन्होंने उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया। आजकल वो तगड़े वगड़े लड़के लेके आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो बाउंसर। अभी मिनिस्टर के साथ भी बाउंसर घूम रहे, पुलिस वाले नहीं घूम रहे। अबे वो तड़का लिया है ना, उसको सरकार ने दी है ना नौकरी, उसका महत्व क्या है? बाउंसर कहां से आ गया? ये व्यवस्था ऐसी बन रही है। अब तुमको चौकीदारी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। जैसा ये बताते हैं आदिवासी है, तो सामने वाला नीचे से ऊपर तक देखता है, इसकी औकात कुछ नहीं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। ये एरिया के 1.5 तलाई के आदिवासी लोग नागपुर में आए थे। आप बोलेंगे मैं नाम बताता हूं, लेकिन मेरी भी मां है, वो भी मेहनत करती, मेरी भी बहन है, कोरकू समाज की थी। पूरा परिवार लेके आए थे 12 लोगों का, और बेचारे वो दिन भर मेहनत कर रहे थे। वो ठेकेदार उनको 400-500 रुपए की रोजी लेके गया था, उनके हाथ में 300 रुपए 200 रुपए टिकाता था। वो किसी को बोल नहीं पा रहे थे। तो वो आदमी जिसको मैंने दिन भर गड्ढा खोदते हुए देखा, शाम में वही आदमी गणेश मंदिर करके एक एरिया है नागपुर के रेलवे स्टेशन के सामने, वहां पे वो भीख मांग रहा था। मैंने बोला खड़े हो, नाम क्या है? तो बोला रामदेव। मैंने पूरा नाम बता, काजदेकर। मैंने बोला कोरकू है? हाँ। मैंने बोला मैं भी आदिवासी। मैंने बोला तू वहां पे मेहनत कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, तू भीख क्यों मांग रहा है? दादा मेरे को 200 रुपए दिए, बोले मेरे बच्चों के लिए खाना दिया, मैं क्या करूं? बोले मेहनत भी करने के बाद थोड़ी भीख मांग के अपना खाना खा लूंगा। ये हमारे लोगों की हालत है। हमारी मां बहनों के साथ क्या होता है? ठेकेदारी के नाम पे ले जाते हैं, उनका शोषण करते हैं, हंसते